हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 ऑफ लॉ, बिजनेस लॉ। ये सारांश से मैं रिवाइज करवाऊंगी आप लोगों को। आईसीए का ही है, बीओएस पोर्टल पे आप लोगों को मिल जाएगा सी फाउंडेशन। एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं कर रहे, सेकंड चैप्टर से कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले से। चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर रहे हैं हम लोग। देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। ए सेल करेगा बी को पेमेंट ऑफ प्राइस, मतलब ए सेल करेगा अपनी कार बी को पेमेंट, जब वो पेमेंट करेगा कार के लिए, तो ए की ऑब्लिगेशन क्या हो गई कि कार देना, और राइट क्या हो गया उसका, पेमेंट रिसीव करना। वैसे ही बी का राइट हो गया कार रिसीव करना, और ऑब्लिगेशन हो गया पेमेंट करना। ठीक है। द अबव सिचुएशन टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट। ऐसा आपको पता होगा कि सबसे पहले एग्रीमेंट बनता है, फिर वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना। प्रपोजल होता है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस होता है, तो वो जाके फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो देखो, सिचुएशन टॉक अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एन प्रपोजल ऑफ वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अनदर पार्टी विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का होना जरूरी होता है, आगे हम एसेंशियल्स में पढ़ेंगे, उसमें भी कंसिडरेशन होना जरूरी होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द सच ऑफर इट एक्सेप्टेंस गिवन रेज टू द राइट एंड ऑब्लिगेशन अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब एक का राइट होगा तो एक का ऑब्लिगेशन ज़रूर होगा ऑफर और एक्सेप्टेंस में। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है तो वो प्रपोजल बनता है। ठीक है। एंड द एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 अभी हम पढ़ेंगे, एसेंशियल्स होते हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। फिर बोल रहे रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बनने के लिए? सबसे पहले इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, सॉरी कंसिडरेशन ही, मेड बाय द फ्री कंसेंट। कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, जैसे कि कोइजन नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ा होगा कि कोइजन नहीं होना चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती उससे करवा रहा हो वो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कुछ अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी, अभी हम पढ़ेंगे आगे। दो पार्टीज़ के बिटवीन, दो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि अनसाउंड माइंड का कोई बंदा है या फिर माइनर है, आप उसके साथ नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा आपका। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। जैसे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई उस मिस्टर सी का मर्डर करना है, तो दिस इज़ नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, है ना। तो लॉफुल होना चाहिए, कोई भी आप काम करवा रहे हो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड आर नॉट देयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि ऐसा लॉ में क्लियरली ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वॉइड है, फिर भी तुम वो काम करवा रहे हो लॉ उसके लिए, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा। ठीक है। सिंस द सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, मतलब ये कंडीशन ही नहीं है, और भी कंडीशंस हो सकती हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये। therefore the certain other section which is also contain the requirement of the agreement to be enforceable, मतलब कि और भी चीज़ें हैं जो enforceable होंगी। ठीक है। तो अब आगे बता रखा है, देखो, नॉट गिवन इन द सेक्शन, बट ये भी एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या क्या? दो पार्टीज होनी चाहिए। आप ऐसा थोड़ी ना है कि मैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट करके खुद ही को वो बनाऊंगी, ऑफर भी खुद को दूंगी, एक्सेप्टेंस भी खुद ही को दूंगी, वो तो वैलिड ही नहीं होगा ना फिर। इसलिए टू पार्टीज होनी चाहिए। मस्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन होना चाहिए, फुलफिलमेंट होनी चाहिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ का, लीगल फॉर्मेलिटी सारी फुलफिल होनी चाहिए, और सर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे आप कितने एग्जाम्पल्स देते हैं ना टीचर्स की, मिस्टर ए मिस बी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो वही पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऐसे कुछ भी बातें हवा में नहीं करनी है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए आपके एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में। मीनिंग ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल का मीनिंग क्या है? अब ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मेकिंग एग्रीमेंट। जब भी कोई आप किसी भी चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना, सबसे पहले ऑफर दिया जाता है किसी काम करने के लिए, है ना। तो वही ऑफर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एग्रीमेंट का। ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड एट प्रपोजल। ऑफर कोई प्रपोजल, देखो स्लैश करके लिखा हुआ है ना, प्रपोजल भी कहते हैं। अ वैलिड ऑफर ऑफ द पार्टी मेकिंग मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जो ऑफर है वो बताता है कि मस्ट बी, विलिंगनेस बताता है कि वो विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है। लॉ डिफाइन द टर्म ऑफ लॉ कैसे डिफाइन करता है? व्हेन वन पर्सन
सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, मतलब अपनी विलिंगनेस बताता है। कोई ऑफर देके अपनी विलिंगनेस बता रहा है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो कार मिस्टर ए कार बेचना चाह रहा था, वो ऑफर दे रहा था, तो वो अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं ना कि ये मेरी कार है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, उसकी विलिंगनेस थी वो। अनदर टू हिज विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब कि करना और ना करने की अपनी क्या बोलते हैं, एक पावर बता रहा है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट फ्रॉम द अदर, मतलब कि ऑफर देता है, बताया तू खरीदना चाह रहा है, बी को बोलता है ना कि मैं ऑफर दे रहा हूँ, मैं ये बेचना चाहता हूँ, तो तू खरीदना चाह रहा है ये, तो वही है विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर, ठीक है। टू सच एक्ट इज एब्सटेन, मतलब कि वो काम करना चाह रहा है, वो सारी चीज, ये चारों कंडीशन जब होंगी तो ये वो होती हैं, क्या कहते, किसी को कोई काम करने से रोकना, एब्सटेन मीन्स, ठीक है। नाउ एसेंशियल ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स क्या होते हैं, एटलीस्ट टू पार्टीज ऑफर और ऑफरी, मतलब दो पार्टीज एटलीस्ट होनी चाहिए, एसेंशियल है। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस पार्टी टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, और व्यू होना चाहिए उसका कि वो अगले पार्टी से एसेंट ले, मतलब कि करना है नहीं करना है उसके लिए एसेंट ले ले। ये हो गया। मोड ऑफ ऑफर क्या होता है, ऑफर कैन बी मेड एन एक्ट और ओमिशन और एब्सटेंट, मतलब कि कुछ काम करवाना या किसी काम को नहीं करवाना, ओमिशन या एब्सटेंट कराना। तो एक्ट जो है वो वर्ड से भी हो सकता है, कंडक्ट से भी हो सकता है, मतलब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब कि आप बोल के बता रहे हो कि ये करना है, और इम्प्लाइड मतलब कि आपने कोई एक्ट कर दिया जिसकी वजह से आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ गई, ठीक है। जैसे कंडक्ट कुछ काम कर देना, फिर वर्ड में रिटन और ओरल दोनों आ जाता है। आपने लिख के किसी से एग्रीमेंट किया या ओरल बोल दिया कि ये, मतलब तो वो भी माना, जैसे कार सेल करने वाला, तो वो कार सेल करने के लिए उसने बोला कि पैसे ले लिए एंड कार दे दी, वैसे तो रिटन होना चाहिए, बट ओरली भी अगर कुछ एक्ट कर दिया तो वो भी माना जाएगा, ठीक है। ओरल और रिटन दोनों होते हैं। फिर देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कितने टाइप के होते हैं, ऑफर जो है जनरल ऑफर होता है, काउंटर ऑफर होता है, स्टैंडिंग ऑफर होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर होता है, ठीक है। तो अब इन सब के मतलब बताए हुए हैं हमें। सबसे पहले हम जनरल ऑफर से स्टार्ट करते हैं। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड परफॉर्मिंग द डिजायर एक्ट। जैसे जनरल गवर्नमेंट के कोटेशंस आते हैं ना, तो या फिर कोई जनरल वो आता है, तो जनरल ऑफर सबके लिए होता है, मतलब पब्लिक एट लार्ज कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर देने वाला एक अथॉरिटी या एक पर्सन होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कोई भी दे सकता है उससे, तो वही होता है, पब्लिक ऑफर होता है वो जनरल ऑफर, ठीक है। स्पेशल एंड स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर मेड टू स्पेसिफिक एब्सटेंट पर्सन एंड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को वो कोई ऑफर दिया गया कि ये तुम्हारे लिए है। जैसे हम अपने किसी दोस्त को बताएं, तू खरीद रहा है तो बता, तेरे को मैं 150 में दे दूंगा या तेरे को मैं इतने में दे दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, सिर्फ तेरे लिए है ये, तो वो हो गया स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्रॉस ऑफर, टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर टू इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर एट द सेम टाइम एंड नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग, मतलब बोलता है दो पार्टीज ने आइडेंटिकल ऑफर किया। जैसे अब तुमने जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि तुम मेरे से ये 150 में ले लो, कह रहा तू ले ले मेरे से 150 में, ये तो क्रॉस ऑफर हो गया ना, ये बाइंडिंग नहीं हुआ। आई नो इट्स वेग एग्जाम्पल्स बट स्टिल आप लोगों को याद रहेगा। काउंटर ऑफर, counter offer is a qualified acceptance offer subject to modification and variation of terms of original offer. Counter offer is amount of rejection of original offer, मतलब कि किसी ने कोई ऑफर दिया, लेकिन जो सामने वाला एक्सेप्ट करा ना, बोल रहा है कि भाई अगर तूने कोई कंडीशन एक अटैच करके बोली कि अगर तूने ये किया ना तो मैं ये एक्सेप्ट करूंगा, तो फिर ओरिजिनल ऑफर एज इट इज तो रहा नहीं, वो तो मॉडिफाई हो गया, तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है उसमें, फिर वो काउंटर ऑफर दूसरा ऑफर जो है वो वैलिड हो जाता है, ठीक है। स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ओपन ऑफर, ऑफर इज कंटिन्यूइंग नेचर विच रिमेन ओपन फॉर द एक्सेप्टेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक ऑफर दिया जाता है, तो वो बोल रहा है कंटिन्यूइंग नेचर होता है कि इतने पीरियड के लिए वो रिमेन वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव केस लॉज है हमारे पास। अब केस लॉज है और उसके डिसीजंस है, ठीक है। ये कार्लिल एंड वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनीज, इस केस में क्या होता है कि एक स्मोक बॉल कंपनी होती है, वो एडवर्टीज करती है कि हम ये 100 वो देंगे, यूरो देंगे, और अगर
जो स्मोक बॉल्स हैं, अगर उस आपने उसको जैसा हमारी इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ किया, आप लोग ये पढ़ लेना, मैं आपको केस लॉ बता देती हूँ। आपने उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया, फिर भी आपको वो जो डिज़ीज़ है वो हो जाती है, मतलब स्मोक की वजह से, उसकी वजह से, तो आपको मतलब हम कंपनसेट कर देंगे, रिवॉर्ड मतलब वो दे देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो वही क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि ये एक वो हो गया ना, कंटिन्यू ऑफर हो गया कि आपने दिया हुआ है कि ये चल ही रहा है, कि जब तक आप विथड्रॉ नहीं करते कंटिन्यू ऑफर में, तब तक वो वैलिड रहता है। तो उसकी इस केस में क्या हुआ, देखो नीचे बताया हुआ है फैक्ट ऑफ द केस में क्या हुआ, केस लॉ में एक लेडी थी कार्लिल, उसने यूज़ किया एज़ पर द इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, फिर भी उसको वो डिज़ीज़ हो गई। फिर उसमें क्या है कि वो कंटिन्यू ऑफर था, तो उसको वो जो कंपनसेशन है वो मिला, मतलब मिलना चाहिए, उसके लिए वो केस वेस हुआ था, तो वही बता रखा है, ठीक है। नाम यही है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का नाम है और कार्लिल वो लेडी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ है हमारे पास लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, गौरी दत्त जो है उसका सर्वेंट था लालमन। लालमन को ट्रेस करने के लिए भेजा कि उसका नेफ्यू जो था वो मिस हो गया, मिसिंग था, तो उसको भेजा। फिर उसके बाद जब भी वो गया जो उसका सर्वेंट था, वो ढूंढने के लिए उसके नेफ्यू को, उसके बाद उसने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि इतना रिवॉर्ड देंगे अगर मेरा नेफ्यू किसी कोई भी लाके मुझे ढूंढ के देता है। बट उसको नहीं पता थी, वो सर्वेंट तो चला जाता है, उसको नहीं पता था। फिर क्या होता है कि वो अनाउंस कर देता है, लेकिन बाद में जब उसको वो ढूंढ के लाके दे देता है, उसके बाद उसको पता चलता है, वो क्लेम करता है कि भाई मैंने तो ढूंढ के लाया हूँ ना, तो मुझे तो मिलना चाहिए वो रिवॉर्ड। तो वही उसके ऊपर ये केस लॉ है। तो अब इसमें क्या लिखा है, केस लॉ में हुआ क्या था, डिसीजन क्या आया था, हेल्ड ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एंड ही डिड नॉट न्यू द ऑफर। उसको ऑफर तो उसको पता ही नहीं था। सेक्शन 4 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ कंप्लीटेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हुम इज मेड। मतलब कि अब उसको तो प्रपोजल मिला ही नहीं ना, उसने तो ऑफर पता ही नहीं था उसे, वो तो जाके लाके जब उसको नेफ्यू को दे दिया उसके बाद उसे पता चला, तो ऑफर तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ना, बिना कम्युनिकेशन के ऑफर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड हो सकता है। वही बोल रहा है, लालमन केस इज डिफेंडेंट nephew abscond from the home and plaintiff who is was the defendant servant was sent in search of the missing boy. After the plaintiff have left the search of the boy, defendant announced rupees 501 to the anyone who might be find out the boy. The plaintiff, who was the unaware of the reward, was successfully searched the boy. When he come to know that reward he have been announced is his absence, and he's brought to the action against the defendant to claim the reward. He was held since plaintiff was ignorant of the offer of reward. The bring his lost boy did not amount of acceptance of offer, therefore not entitled to claim. मतलब उसको पता ही नहीं था, ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो कैसे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो सकता है उस पर ना, तो इसकी वजह से उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। यही केस लॉ था इसमें। अब नेक्स्ट केस लॉ अब हम लोग देख लेते हैं, ये वाला केस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ है हमारा बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का। बॉल्टन हैज़ टेकन ओवर द बिजनेस, मतलब बॉल्टन जो है वो ब्रोकर हाउस का बिजनेस ले लेता है, और जॉन जिससे वो जिनकी उनकी डीलिंग होती है, मतलब सेलर परचेज की, उसको प्रीवियस डीलिंग होती है, उसको नहीं बताते हैं वो लोग, नहीं बताता है बॉल्टन जो है वो नहीं बताता है। फिर जो जॉन्स है वो फिर से ऑर्डर देता है गुड्स के लिए, तो गुड्स उसको भेज देता है जॉन्स को बॉल्टन, और उसको बताता नहीं है कि ये बिज़नेस जो है ओनरशिप हमारे पास आ गई है। लेकिन जब उसको जॉन्स को पता चलता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं पे नहीं करूँगा, मुझे तो सिर्फ बॉल्टन ब्रोकर हाउस से ही वो करना था, बिज़नेस करना था। तो इसमें क्या जजमेंट दिया कोर्ट ने कि हेल्ड जॉन्स इज नॉट लाइबल टू पे फॉर द गुड्स, मतलब कहा कि जॉन को नहीं पे करना होगा। क्यों? इट इज़ अ रूल दैट लॉ दैट ऑफर कैन बी टू द स्पेसिफिक सर्टेन पर्सन कैन बी एक्सेप्टेंस ओनली बाय द स्पेसिफाइड पर्सन। अगर उसने सिर्फ ब्रोकर हाउस के साथ बिजनेस करने का लोन डिसाइड किया था, तो उसको फिर नहीं पे करना होगा बॉल्टन को। अगर जनरल ऑफर होता तो वो पे करना पड़ता उसको, लेकिन कि मतलब किसी से भी परचेज कर लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसमें उसने उसका था कि उसको ब्रोकर हाउस से ही बिजनेस करना था, तो इस वजह से स्पेसिफिक ऑफर हो गया। जब स्पेसिफिक पर्सन ही बिजनेस ही नहीं बचा, तो फिर वो फिर उसको पे नहीं करना होगा। इसमें जजमेंट ये आया था। नेक्स्ट वी हैव ये वाला हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी वाले केस में क्या हुआ था, इन दिस केस जो हार्वे है, देखो क्या काउंसिल ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफर एंड द इनविटेशन ऑफ ऑफर। इस केस में वैसे क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे जो हार्वे उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब
बम्पर पेन हॉल जो यहाँ लिखा हुआ है ना, उसके बारे में वो कहता है कि जो फेसी होता है वो कहता है मैं आपकी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम करके मतलब वो बता दीजिए, इसका प्राइस बता दीजिए जितने में आप, तो इन्फॉर्मेशन, ये दिस इज़ नॉट अ ऑफर कि हाँ मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, उन्होंने पूछा तो इन्विटेशन टू वो हो गया, ऑफर था ये। तो वही अब इसमें वो बताता है, तो अभी हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर एंड द गिवन केस। प्लेंटिफ थ्रू द टेलीग्राम आस्क फॉर द डिफेंडेंट टू टू क्वेश्चन मेनली, क्या क्या पूछता है, विल यू सेल अस टू बम्पर हॉल पेन एंड द टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस, आप कितने में बेचोगे। डिफेंडेंट रिप्लाई थ्रू द टेलीग्राम, लोएस्ट प्राइस बताता है 900, ठीक है। एंड द प्लेंटिफ सेंड द अनदर टेलीग्राम एंड वी आर एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पेन 900, and however the defendant refused to sell the property at the price and plaintiff sued the defendant to contended that they made other offer टू सेल द प्रॉपर्टी 900, देयरफॉर दे आर बाउंड टू ऑफर। नहीं, बट इसमें क्या डिसीजन आता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो एग्रीमेंट ही नहीं है। हेल्ड दैट द मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस विच इज वेंडर सेल टू कंटेंट नॉट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो उसने बस पूछा कि आप कितने में बेचना चाहते हो, तो उसने बताया, आगे बातें होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है या एग्रीमेंट बनता ना। तो पर्सन हु हैज़ इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस इज जस्ट अ इंक्वायरी, कि आपने पूछा कि ये कितने का है, तो वो मतलब ये प्राइस पूछा था उसने, दैट्स व्हाई इज नॉट अ बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज दिस, इज अ मैक पर्सन एंड वर्सेस अपन्ना मैक। अब इस केस में क्या हुआ था कि एक प्रॉपर्टी थी, वो मैक पर्सन को खरीदनी थी, बट अपन्ना को वो प्रॉपर्टी उसने बेचनी थी, मतलब उसने ऑफर दिया हुआ 6000 के लिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं 6000 में तो नहीं बेचूंगा। लेकिन उसका जो मतलब एजेंट था, इस केस लॉ में इसमें थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है, तो उसके एजेंट बोलता है कि नहीं भाई ये तो मिनिमम 10,000 या 15,000 इतने में बेचेंगे, उससे कम में तो बेचेंगे नहीं। तो मैक पर्सन बोलता है, वो बोलता है ठीक है मैं खरीद लूंगा। तो फिर उसके लिए वो बाद में चाहता है कि जब तुमने बोल दिया कि तुम 10,000 में मुझे बेच दोगे, तो तुमने ये तो फिर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया, अब तो तुम्हें बेचनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए फिर कोर्ट में केस जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं, वो इन्विटेशन उसके, ये जस्ट अ इन्विटेशन टू ऑफर था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोल दिया कि 10,000 में लाओ अभी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बन गया तुम्हारा, नहीं। तो ये वही लिखा है इसमें, डिसीजन क्या आया था, इट्स हेल्ड दैट द स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये ओनली इन्विटेशन टू ऑफर वो करता है, ये नहीं बताता कि तुम्हें ऑफर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास हैरिस वर्सेस निकर्सन, ठीक है। अब इस वाले केस लॉ में क्या होता है कि एक ऑक्शनियर होता है, ऑक्शनियर एडवर्टीज कर देता है न्यूज़पेपर में कि वो सेल करना चाहता है ऑफिस फर्नीचर हेल्ड फॉर द पर्टिकुलर डे, एंड द हैरिस जो प्लेंटिफ होता है वो जाता है उस दिन इंटेंशन टू बाय द फर्नीचर फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस एंड द ऑक्शन, बट ऑक्शन वाज कैंसिल, ऑक्शन जो है वो उस दिन कैंसिल हो जाता है। फिर वो जो डिफेंडेंट होता है वो कहता है कि नहीं आपने ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे एक्सपेंसेस पे कीजिए आप लोग। तो वो कहता है वो कि ऐसा वो नहीं है, ये बस बताया गया था, ये फॉर इन्फॉर्मेशन थी, मतलब आप देखोगे डिसीजन में यही बोला गया है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन थी ये। इट वॉज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द ऑक्शनियर फॉर हिज लॉस एट द टाइम एंड एक्सपेंसेस बिकॉज द एडवर्टीजमेंट वॉज मेरली अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू होल्ड द ऑक्शन नॉट फॉर द ऑफर टू सेल। ऑक्शनियर निकर्सन डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद एनी वन हु attend the sale and auction is only for advertisement to sell, but item cannot be put for the sale through the person who have been come for the auction may be have the intention to purchase। मतलब कि ऐसे थोड़ी सबको आप वो एक्सपेंसेस पे करने लग जाए कि भाई तुम इतने दूर से आए हो, लो तुम भी ले लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये बोल रहा है कि वैलिड नहीं होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उनका वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड बूट केस केमिस्ट लिमिटेड। द गुड्स आर डिस्प्ले इन द शॉप for the sale of price tag attached to the each article and self service system was there and one customer select the goods but owner refused to sell। अब इस केस में क्या होता है, मतलब कि ये तो आपको समझ आ गया होगा, मान लो आप किसी शॉप में जाते हो या किसी आप शोरूम में जाते हो, आप शूज़ परचेज करने गए, वहाँ पे प्राइस टैग था उस पर 5,000 का, आपने उठाया कि भाई मुझे ये खरीदना है, लेकिन जब आप काउंटर पे लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं दिस इज़ नॉट फॉर सेल। तो फिर अब उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसे कैसे मना कर सकता है सेल करने के लिए, तो उसके ऊपर ये केस लॉ है। तो इसमें डिसीजन क्या आता है, विल रीड इट, क्या बोल रहा है, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट डिस्प्ले ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद द प्राइस टैग मेरली अमाउंट टू इन्विटेशन टू ट्रीट, therefore its intended buyer were willing to purchase the goods at the price mentioned on the tag he makes an offer to buy the goods, thus the shopkeeper has to right to accept and reject the same।
द कॉन्ट्रैक्ट वुड rise only when the offer is accepted. Hence देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर हैज़ नो राइट टू sue ऑन द ऑनर। मतलब कि ये एक ऑफर था, मान लो वो उस पे प्राइस टैग लगा था, तो वो कोई ऑफर नहीं था। जब आप उसको लेके आओगे, मतलब आप ऑफर करोगे आई वांट टू परचेज दैट, तो वो ऑफर होगा। लेकिन जब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहा शॉपकीपर आपको परचेज करने का, तो वो ऐसे तो हर चीज़ में होगा ना कि आपने दुकान पे रखी, मतलब कुछ भी सामान रखा तो वो उठा के ले आए, नहीं। तो वही बोल रहा है कि जो आप प्राइस टैग इज़ नॉट द ऑफर। जब आप उस सामान को उठा के काउंटर पे ले जाते हो, आप ऑफर करते हो आई वांट टू परचेज दिस, तो वो होता है ऑफर, ठीक है। फिर उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा, देन आपका वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रूल्स एज अ वैलिड ऑफर। अब सारे केस लॉज हमारे यहाँ तक के खत्म हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और कुछ भी आपको स्लो फास्ट ही बोलती हूँ वैसे तो मैं, बट आप लोगों को कुछ भी लगे तो यू कैन आस्क मी। रूल एज टू वैलिड ऑफर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेन डेफिनेशन एंड नॉट वेग। मतलब कि एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, कोई वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए आपके वैलिड ऑफर में। इंटेंशन, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। ऑफर मतलब ऑफर में बी कंडीशनल, कंडीशनल ऑफर भी हो सकता है। नो टर्म ऑफ द नॉन कंप्लायंस एंड अमाउंटिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफर, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ऑफर। डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर जो है वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होना चाहिए, तभी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। वैलिड ऑफर के लिए सारी कंडीशंस आपकी 7 की 7 कंडीशन फुलफिल मतलब होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैसे होता है? पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, पर्सन जो प्रपोजल देता है सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू और प्रपोजल सेट टू बी एक्सेप्टेड। पहले वो प्रपोजल देगा, फिर उसका एसेंट आएगा, फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का जनरल रूल क्या है? ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड only by the person or person to whom it is made। जनरल रूल क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का? कि ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय पर्सन और पर्सन्स whom इट्स मेड, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है कि मतलब जनरल ऑफर जो एक्सेप्ट करेगा, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन्स हूम इज मेड, जो भी जिसने बनाया वही एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या एक्सेप्ट ओनली बाय द डेफिनेट पर्सन, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल ऑफर ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। एक्सेप्टेड बाय द एनी पर्सन इज कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ ऑफर, ऑफर की जो भी कंडीशंस है, वो सारी जो भी टर्म्स हैं, वो जो भी कंडीशन जो भी फुलफिल कर देगा वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लीगल रूल क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस का? लीगल रूल है, फर्स्ट है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। जब भी आप एक्सेप्टेंस दोगे उसमें कोई कंडीशन अटैच करके नहीं दोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, नो, इट शुड बी अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कम्युनिकेट होने चाहिए ऑफरर को। जिसने भी ऑफर दिया है उसको प्रॉपरली आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल। प्रिस्क्राइब मोड, जो भी मोड बताया गया है कि मान लो उन्होंने बोला कि टेलीग्राम के थ्रू बताना, तो आप टेलीग्राम के थ्रू बताना, फोन कॉल के थ्रू बताना, तो यू शुड बी कम्युनिकेट दिस एक्सेप्टेंस ऑन फोन कॉल इन द टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम बार डेट हो गया 10 साल बाद ऑफ एक्सेप्टेंस डेट हो, नहीं। होता है ना रूल, अभी हम पढ़ेंगे, टाइम बाद डेट हो जाते हैं ऑफर्स या होते हैं। बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर लैप्स हो गया मतलब कोई कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि ऑफर ही लैप्स हो गया आपका वो। उसके बाद रेलिवेंट केस लॉज हैं अब हमारे, देखो 1 2 3 4 केस लॉज हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।